बेटा यहाँ देखिए, लास्ट क्लास में बेटा हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको यूनिट में जब पढ़ाया जाता है तो इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि सर हमारे सामने जो मेजर प्रॉब्लम्स आई थी जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आने पड़े, उसमें सबसे बड़ी जो रीजन था वो था क्या था बेटा, हमारा एक्सटर्नल डेप्थ। लगातार हम किस में जा रहे थे सर, कर्जे में जा रहे थे, और हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व था वो क्या होता चला जा रहा था, लगातार घटता जा रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट के भी पैसे नहीं बचे थे। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए लगातार डेफिसिट में इकोनॉमी जा रही थी, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या निकाला बेटा, यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली 1991 के नाम से। अब इसके अंदर देखो लिखा है, टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991 इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंडिया ने किसके पास मदद मांगी बेटा, आईबीआरडी की तरफ, पॉपुलरली नोन एज अ वर्ल्ड बैंक, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं सर आज की डेट में, वर्ल्ड बैंक की तरफ, एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की तरफ, एंड रिसीव्ड द 7 मिलियन एज अ लोन, 7 मिलियन यूएस डॉलर का लोन हमने उससे लिया। फॉर अवेलिंग द लोन इंडिया वाज रिक्वायर्ड टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय, लेकिन उसके लिए उसने कुछ कंडीशन रखी कि भाई सीधी सी बात है, अगर आपको कोई हेल्प के लिए लोन देगा तो कुछ ना कुछ कंडीशन पे देगा। वो कंडीशन क्या थी, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज, और लिबरलाइजेशन। बेटा लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम। हमने देखा कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज के ऊपर पूरे तरीके से क्या लगा हुआ था बेटा, रोक लगी हुई थी, किसके थ्रू, लाइसेंसिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने पहली शर्त ये रखी कि अगर आपको 7 मिलियन का लोन चाहिए तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अपने रिफॉर्म्स ऐसे लेके आने पड़ेंगे कि लिबरलाइज होना पड़ेगा थोड़ा सा। दूसरा क्या करा, रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेटाइजेशन। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर से रेस्ट्रिक्शन हटाई गई, जिसको हमने किसके नाम से जाना, प्राइवेटाइजेशन के नाम से जाना। रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शन आल्सो बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, जिसको हमने किसके नाम से जाना बेटा, फिर ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना। इंडिया agreed to the condition of World Bank and IMF and announced the new economic policy in 1 जुलाई 1991। 1 जुलाई 1991 के अंदर इंडिया ने सारी बातें मानी और क्या लेके आया बेटा अपने देश में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए। कहता था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। द थ्री ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ एनईपी आर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो बेटा चेंजेस तो बहुत सारे आए थे, लेकिन उसमें से जो मोस्ट पॉपुलर रहे वो कौन से रहे, एलपीजी रहे आपके, ठीक है। The main aim of the policy was to create a more competitive environment in the economy and remove the barriers to entry and the growth of the firms। बेसिकली अब एक एक करके ना यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट हो जाएंगे आपके, यानी बेसिकली यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन खत्म, चैप्टर स्टार्ट। आज की क्लास में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो कि लिबरलाइजेशन किसे कहा जाता है, लिबरलाइजेशन से क्या क्या बेनिफिट्स हुए हमें और क्यों लिबरलाइजेशन करी गई। तो देखो बेटा, तीन पॉलिसी आती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आज की क्लास में सबसे पहले हम समझेंगे सर लिबरलाइजेशन किसे कहा गया। कहता है इट रेफर्स टू द रिमूवल और रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फिजिकल रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर फॉर मेकिंग द इकोनॉमी मोर कंपिटिटिव। बेसिकली यहाँ पे क्या किया बेटा, जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी ना इन सेक्टर्स के ऊपर, गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स से तो रिमूव कर दी, पर कुछ सेक्टर से रिमूव ना करके क्या कर दी, थोड़ी सी रिड्यूस कर दी। नीड फॉर लिबरलाइजेशन, अब हम समझेंगे सर ये जो लिबरलाइजेशन यानी फ्रीडम की डिमांड आई, इसकी नीड क्या थी। कहता है पीरियड टू 1991, 1991 से पहले देयर वर लार्ज नंबर ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। बेटा हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा कि अगर हमारे देश में कोई प्राइवेट सेक्टर ग्रो करना चाहता था तो सबसे पहले तो सर इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस। परमिशन लेने के बाद भी उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस होती थी, कितना माल आप बना सकते हो, कितनी क्वांटिटी में बना सकते हो, किस तरीके से बना सकते हो। यानी जो भी कुछ होता था वो प्रॉपर क्या होता था बेटा, गवर्नमेंट के अंडर होता था, सारा का सारा रेस्ट्रिक्टेड मोड में होता था। लेकिन लिबरलाइजेशन के अंदर हमने कोशिश करी कि जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस है ना इसको क्या किया जाए, लिबरलाइज करके फ्री किया जाए। लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड टू दिस, इसको खत्म करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस को एंड ओपन वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इन रेस्ट्रिक्शंस को खत्म करने के लिए क्या लेके आया गया बेटा, भारत के अंदर लिबरलाइजेशन को लेके आया गया। अब देखिए यहां लिखा है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। अब यहां से स्टार्ट होता है कि सर लिबरलाइजेशन में जो सबसे पहला रिफॉर्म आया ना वो कौन सा आया था सर, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म आया था। देखिए यहाँ पे कहता है बिफोर 1991 द इंडस्ट्री वर रेगुलेटेड इन अ वेरियस वेज। कहता है 1991 से पहले, अब यहाँ पे ना हम दो तरीके से समझेंगे बेटा कि 1991 से पहले इंडस्ट्री कैसे चलाई जाती थी, लिबरलाइज होने के बाद इंडस्ट्री को कैसे चलाया गया, ठीक है ना, वो देखेंगे अब यहाँ पे हम। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि सर लिबरलाइजेशन ना 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही थी और क्यों जरूरत पड़े लिबरलाइजेशन की, और लिबरलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस हमने देखे।
तो सबसे पहला आता है बिफोर 1991 द इंडस्ट्रीज वाज रेगुलेटेड इन वेरियस वेज. Industrial licensing was compulsory to start a firm, close a firm or to expand or diversify the production. चाहे आपको फर्म स्टार्ट करनी है, फर्म आपको बंद करनी है या फर्म में कुछ चेंजेस लेके आने हैं, हर चीज के लिए आपको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा सर? लाइसेंस लेना पड़ता था पहले. प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज. हमने देखा था बेटा कुछ जो गुड्स थे ना वो रिजर्व कर दिए गए थे किसके लिए? प्राइवेट के लिए. और कुछ किसके लिए रिजर्व कर दिए गए थे? प्रॉपर गवर्नमेंट के लिए. कहते हैं सम गुड्स वर रिजर्व्ड ओनली फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. कुछ गुड्स हमने कहां पे रिजर्व कर दिए? सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए. देयर वाज कंट्रोल ऑन द प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. इतनी रेस्ट्रिक्शन थी कि कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर गवर्नमेंट ने अपना पूरा कंट्रोल रखा और उनकी चीजों के प्राइस भी कौन तय करता था बेटा? गवर्नमेंट ही तय करती थी. कितने प्राइस में आप उसको बेचोगे या कितने में बनाओगे. द वेरियस मेजर अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म इंक्लूड. अब हमने उसके अंदर क्या क्या किया ये देखते हैं. सबसे पहले बेटा रिडक्शन इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. कहता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज एबोलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट. कहता है लगभग गवर्नमेंट ने ना हर जगह से लाइसेंसिंग सिस्टम क्या कर दिया बेटा? खत्म कर दिया. कुछ चीजों के ऊपर लाइसेंस आज भी आपको लेना पड़ता है जिसमें आता है अल्कोहल, सिगरेट, हैजार्डस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. यानी आपको देखो आज की डेट में शराब का ठेका, उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है. अगर आप कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो उसके लिए है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल आप खोलना चाहते हो यानी जो भी सीधा ह्यूमन की लाइफ से रिलेट करती हैं चीजें उसके लिए आपको आज भी गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है. अदरवाइज बाकी सब चीजों से क्या कर दिया गया? गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म कर दिया. ठीक है. इसके बाद आता है बेटा डी रिजर्वेशन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर. यानी कुछ चीजें ऐसी थी जो सिर्फ पहले कौन बनाता था? यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर ही बनाता था. अब उसको भी क्या कर दिया गया बेटा? डी रिजर्व कर दिया. डी रिजर्व मतलब अब वो प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर सकता था? बना सकता था. The only industries which are non-reserved for the public sector are a part of defense equipment, atomic energy generation and railway transport. आज की डेट में सिर्फ 3 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड है. बाकी सब प्राइवेट और गवर्नमेंट कोई भी बना सकता है. जैसे कि जिसमें डिफेंस आ गया. डिफेंस किसके पास है? गवर्नमेंट के पास. एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे ये सब तीनों चीजें कहां है? गवर्नमेंट के पास है. बाकी सारी चीजें कौन चलाता है बेटा? प्राइवेट भी चला सकता है और गवर्नमेंट भी चला सकता है. डी रिजर्वेशन ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. Many goods produced by the small scale industry have now been de-reserved. कुछ चीजें हमने जैसे क्या करी थी बेटा कि स्मॉल स्केल ही बनाएगा. अब उसको भी क्या कर दिया गया? डी-रिजर्व कर दिया गया. बड़ी बड़ी कंपनीज भी उसको बना सकती है. फिर आता है बेटा रिमूवल ऑफ अ प्राइस कंट्रोल. कहता है इन मैनी इंडस्ट्री द मार्केट हैज बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइस. कहता है आज देखो अभी हमने क्या पॉइंट पढ़ा था बेटा? 1991 से पहले कुछ चीजों के ऊपर प्राइस का कंट्रोल भी किसका था? गवर्नमेंट का. कितने में बेचोगे, कितने में बनाओगे. लेकिन आज की डेट में वो प्राइस कंट्रोल भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है. मार्केट की डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे क्या होता है? हर चीज के प्राइस तय किए जाते हैं. ठीक है. ये हो गया कौन सा था? हमारा इंडस्ट्रियल. अब कौन सा आता है सर? हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. इसे हम बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी बोलते हैं. अब देखो हम ना जो जो पॉइंट्स आएंगे दो तरीके से पढ़ेंगे सर. 1991 से पहले क्या था और 1991 के बाद क्या क्या चेंजेस करे गए. कहता है बिफोर 1991 द आरबीआई वाज अ रेगुलेटर एंड इट डिसाइड द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक कैन कीप विद देमसेल्फ, फिक्स इंटरेस्ट रेट, नेचर ऑफ लेंडिंग टू वेरियस सेक्टर एक्सेट्रा. कहता है 1991 से पहले आरबीआई जो था ना बेटा वो रेगुलेटर कहलाता था. क्या कहलाता था? सिर्फ एक रेगुलेटर. देखो रेगुलेटर कौन होता है भाई? पंखे में भी रेगुलेटर होता है ना. उसका काम क्या है? स्पीड को आगे पीछे करना. सेम रेगुलेटर का यहाँ पे काम क्या था कि वो सिर्फ ये डिसाइड करता था कितना अमाउंट आपको रोटेशन में यानी कि लोन के रूप में देना है, कितने इंटरेस्ट रेट पे देना है. बेसिक बेसिक चीजें इसके हाथ में हुआ करती थी. द रिफॉर्म्स इंक्लूड अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर द रोल ऑफ आरबीआई वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू द फैसिलिटेटर. अब उसे रेगुलेटर से हटा के क्या बना दिया गया बेटा? फैसिलिटेटर बना दिया गया. मतलब of financial sector. This means that the financial sector was allowed to take decisions on many matters without consulting the RBI. यानी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है पहले सबको किससे कंसर्न करना पड़ता था? आरबीआई से. आरबीआई की परमिशन के बिना वो काम नहीं कर सकते थे. लेकिन आज वो रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं और आज बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं बेटा? अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं विदाउट आरबीआई की कंसर्न से. The reform policy led to the establishment of private sector bank, Indian as well as a private. बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर भी क्या किया गया बेटा? बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई. फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक वाज रेज्ड टू अराउंड 50%. पहले क्या थी बेटा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो कम थी उसको 50% से क्या कर दिया गया? लगभग बढ़ा दिया गया. यानी पहले आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते थे तो आज आप कितना कर सकते हो? 150 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो. यानी उसको इंक्रीज कर दिया गया बेसिकली. ठीक है. Those banks which fulfill certain conditions have been given freedom to set up a new branches without the approval of RBI and rationalize their existing branch network. देखो ये पॉइंट सबसे मेन है.
पहले देखो, अगर बैंक मान लो एसबीआई है, उसे कोई अपनी और एक ब्रांच खोलनी है तो उसे किसके पास जाना पड़ता था? आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब ना बेसिकली आप कह सकते हो इंसेंटिव समझते हो कि अगर आप कुछ ज्यादा अच्छा करोगे तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी दे दी बैंक ने। तो यहाँ पे इंसेंटिव क्या था? कुछ कंडीशंस रखता है आरबीआई, अगर कोई बैंक उस कंडीशंस को फुलफिल कर देता है तो वो अपनी अलग ब्रांच भी खोल सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई। लेकिन डिपेंड क्या है, वो कंडीशंस आपकी क्या होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट such as merchant bankers, mutual funds and a pension funds are now allowed to invest in the Indian financial market. देखो बेटा, आपके सामने ना दो वर्ड्स आएंगे, एक आएगा एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक आता है हमारा एफआईआई। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई और एफआईआई में फर्क क्या होता है सर? एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनी यहाँ आएगी और डायरेक्टली क्या करेगी? अपना यहाँ पे काम खोलेगी, उसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर की कंपनी इंडिया में आके कोई कंपनी नहीं लगाएगी, वो इंडिया की जो कंपनी ऑलरेडी रनिंग है उसी के अंदर क्या करेगी? अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी, उसे क्या बोला जाएगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। डिफरेंस समझ आया? यहाँ पे आके एक नई कंपनी बना के खोल देना वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हमारी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके उसको ग्रो करना वो क्या है बेटा? एफआईआई कहलाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब फाइनेंशियल सेक्टर में और क्या चेंजेस आए? कहता है फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज अ कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन एंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड थ्रू द वेरियस नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस by Reserve Bank of India. The RBI decide the amount of money that the bank can keep with themselves, fixes interest rate, nature of lending to various sector। देखो ये हमने ना बैंकिंग चैप्टर में सब कुछ पढ़ा है। सीआरआर कौन डिसाइड करता है सर? आरबीआई। एसएलआर कौन करता है? आरबीआई। क्रेडिट कितना क्रिएट करना है वो डिसाइड करता है। बैंक रेट कौन डिसाइड करेगा? रेपो रेट कौन डिसाइड करेगा? यानी जितने भी रेट्स हमारे मार्केट में चल रहे हैं उसको डिसाइड करने की पावर किसके पास है सर? सारी की सारी आरबीआई के पास है। ठीक है। अब इसके बाद आता है सर हमारा क्या? टैक्स रिफॉर्म्स क्या होते हैं? टैक्स रिफॉर्म्स और फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म। कहता है टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी आर नोन एज अ फिस्कल पॉलिसी। देखो बेटा, जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी होती है ना, उसको जब हम चेंज करते हैं तो उस पॉलिसी को क्या बोला जाता है? यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दो तरीके के टैक्स है बेटा, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इसको पढ़ने से पहले डायरेक्टली हम समझ सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं बेटा जिसका बर्डन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स है तो वो आपको पे करना पड़ेगा, अगर आपका घर है और उसके ऊपर हाउस टैक्स है तो वो भी आपको ही पे करना पड़ेगा, यानी उसका बर्डन मैं किसी और के ऊपर नहीं डाल सकता। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं सर? वो टैक्सेस जिसका बर्डन हम क्या कर सकते हैं? किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे जीएसटी किसको देना है? मान लो किसी रेस्टोरेंट वाले को देना है, वो चार्ज किससे कर रहा है? कस्टमर से कर रहा है। जीएसटी पे किसको करना है? दुकानदार को पे करना है। चार्ज किससे कर लेगा? वो कस्टमर से कर लेगा। तो यानी उसने अपने टैक्स का बर्डन क्या करा बेटा? किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो वो कौन से टैक्स हो गए? आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। Direct tax consists tax on the income of individual as well as the profit of a business. The burden of such taxes cannot be shifted. Example, income tax, wealth tax and corporate tax. इनका बर्डन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं सर? इनडायरेक्ट टैक्स आर द टैक्सेस levied on the commodities and services. The burden of this tax can be shifted. Example, GST value added tax before 1991 टैक्स रेट वर वेरी हाई फॉर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। दोनों के लिए जो टैक्स रेट चल रहे हैं इंडिया में वो क्या है बेटा? काफी ज्यादा है। फिर आता है बेटा यहाँ पे द मेजर टैक्स रिफॉर्म्स मेड्स आर, इसमें जीएसटी भी आएगा, आपका भी देखना पड़ना इसको। कहता है सिंस 1991 देयर हैज बीन अ कंटीन्यूअस रिडक्शन इन द टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम as was felt that high rate of income tax were an important reason for the tax evasion। देखो बेटा, 91 के बाद ना लगातार गवर्नमेंट ने कोशिश करी है टैक्स को कम किया जाए। रीजन, जब टैक्स ज्यादा होता था ना लोग ज्यादा चोरी करने की कोशिश करते थे क्योंकि उनका बर्डन ज्यादा था। देखो सीधी सी बात है, अगर गवर्नमेंट कहे आप 100 रुपए कमा रहे हो 20 रुपए दे दो तो बंदा सोचेगा दे देते हैं चल, लेकिन आप 100 रुपए कमा रहे हो और गवर्नमेंट कहे उसमें से 50 रुपए मेरे को दे दो, तो लोगों को भी बर्डन पड़ेगा, तो फिर वो क्या कोशिश करेंगे? उसको चुराने की कोशिश करेंगे, ना पे करने की कोशिश करेंगे। तो जब गवर्नमेंट ने ये चीजें देखी तो गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा? लगातार टैक्सेस को क्या करने की कोशिश करी? कम करने की कोशिश करी। फिर कहता है The rate of corporation tax, which was very high earlier, has been gradually reduced. बहुत तेजी से कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम किया गया। Efforts have also been made to reform the indirect tax in order to facilitate the establishment of a common national market for goods and commodities.
देखो बेटा, पहले ना इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे होते थे, वेट अलग होता था, सेल टैक्स अलग होता था, एक्साइज ड्यूटी अलग होती थी। आज की डेट में वन नेशन वन टैक्स किसको बना दिया है? जीएसटी को बना दिया गया। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक टैक्स को लेके आई जीएसटी के रूप में, ठीक है। In order to encourage better compliance on the part of taxpayer, many tax procedures have been simplified and the rate also substantially lowered. कहता है गवर्नमेंट ने जब देखा कि टैक्स भरना भी एक मुसीबत का काम होता था, अब उसने क्या कर दिया है बेटा, उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। बीइंग अ अकाउंट स्टूडेंट, अगर आप 12th के बाद जाओगे ना, तो आप अपनी आईटीआर खुद भी भर सकते हो। ऑनलाइन पोर्टल है, एक फॉर्म आता है, आराम से भरी जाती है। उसमें क्या है, बस आपको अमाउंट डालना है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ ले लेता है। पोर्टल ही ऐसा बना दिया गवर्नमेंट ने कि टैक्स भरना आपके लिए कोई मुसीबत का काम ना हो आज की डेट में, ठीक है। Recently, the Indian Parliament passed the law Goods and Service Tax Act 2016 to simplify and introduce the unified indirect tax system in India. This law came into effect from July 2017. This is expected to generate additional tax revenue for the government, reduce tax evasion, and create one nation, one tax and the one market. देखो जीएसटी से ना बेटा गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या जा रहा है, बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलता है आज की डेट में, उन्हें बहुत तगड़े अमाउंट में टैक्स मिलता है। एक एक 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्या कमाया बेटा गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग के अंदर, क्या कमाया, पूरा का पूरा जीएसटी रिवेन्यू जनरेट करा, ठीक है। नोट्स कहता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज कंप्रेहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। कहते हैं जीएसटी जो है ना, वो बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके उसकी जगह पे एक सिंगल टैक्स आया है। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017 टू सिंप्लीफाई एंड इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017. It is comprehensive multi-stage destination based tax that is levied on every value addition. GST has been identified as one of the most important tax reform post independent. बेटा जब से भारत आजाद हुआ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स में से माना गया, स्ट्रक्चर को माना गया, जीएसटी को माना गया। द गवर्नमेंट of India implemented GST following the credo of one nation and one tax and wanting a unified market in order to ensure the smooth flow of goods and services across the country. गवर्नमेंट ने बेटा ये इसलिए किया था क्योंकि अलग अलग जगह पे ना एक ही चीज पे 10-10 तरीके के टैक्स लग रहे थे, जिसकी वजह से चीजों की वैल्यू क्या हो रही थी, लगातार बढ़ती जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, डायरेक्टली उसको क्या कर दिया बेटा, एक तरीके से जीएसटी के रूप में फॉलो करके उसको खत्म कर दिया। देखिए हर चीज महंगी हो रही है ना, ठीक है। अब देखो चीजों के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्या है, लेकिन फिर भी लोग आराम से चल रहे हैं। अगर हम बोलें कि 2014 में गवर्नमेंट आई बीजेपी नाम की, और लगातार उसके आने के बाद चीजों की कीमतें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन वोट फिर भी उसको